Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss the first chapter of Kalpastan, that nothing but Madan Kalpadhyay. Okay, Madan Kalpamadhyay और you can say Madan Kalpadhyay. Okay, तो अल्टीमेटली कल्पस्थान के 12 चैप्टर में से यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, तो टोटल 8 स्थान हमारे आयुर्वेद में बताए गए चरक संहिता में. ओके, 5 स्थान ये हम ऑलरेडी सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हैं चरक संहिता पूर्वार्ध में. ओके, चरक संहिता उत्तरार्ध में हम 3 स्थान को डील करते हैं, चिकित्सा स्थान, कल्पस्थान एंड सिद्धि स्थान. ओके, तो कल्पस्थान यहाँ पे हम अलग अलग कल्पों से डील करते हैं. ओके, तो लेट्स बिगिन अवर टुडेज क्लास जो कि है मदन कल्पाध्याय. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, एम ऑफ कल्पस्थान. ओके, तो ये जो पर्टिकुलर क्लास रहने वाला है थ्योरेटिकल क्लास रहेगा. ओके, यू हैव टू ओपन योर चरक संहिता उत्तरार्ध इन फ्रंट ऑफ यू एंड जो भी पर्टिकुलर श्लोक को मैं जो रिसाइड करूँगा या फिर जो मैं बोलूँगा वो आपको आपके चरक संहिता से मैच करना है. ओके, तो एम ऑफ कल्पस्थान ये अल्टीमेटली श्लोक नंबर 3 में ऑलरेडी मैंशनड है. ओके, इसका क्लियर कट जो मीनिंग है मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगा, बट यहाँ पे इसका मतलब जो बोलते हैं ना रिटन नोट्स, एज एन रिटन नोट्स, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन नहीं किया है ड्यू टू लेस टाइम. तो अल्टीमेटली एम ऑफ कल्पस्थान में क्या है, अथ श्लोक नंबर 3, यू हैव टू सी श्लोक नंबर 3. अथ खलु वमन विरेचनार्थम वमन विरेच्य द्रव्याणाम सुख उपभोगतमहि सहानि द्रव्य विभेद ही कल्पनार्थम भेद अर्थम विवेकार्थम च इति अर्थः. अल्टीमेटली इसका ये जो जितना मैंने अभी रीड आउट किया ना, इसी में इसका आंसर दिया गया है, यानी कि एम ऑफ कल्पस्थान. कल्पस्थान क्यों दिया है, उसका एम दिया है अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर श्लोक नंबर 3 में. अकॉर्डिंग टू जो आचार्य थे वो क्या बोलते हैं, पहली बात तो हमारे जो आचार्य चरक थे वो विरेचन वर्ड ना वमन और विरेचन दोनों के लिए यूज़ करते थे. तो अगर मैं विरेचन बोलता हूँ तो इट नॉट क्लियरिफाई और इट नॉट सिग्निफाई विरेचन ओनली. ओके, तो विरेचन अल्टीमेटली डिनोट्स वमन एंड विरेचन बोथ. ओके, अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य चरक. तो अल्टीमेटली चरक आचार्य क्या बोलते हैं कि वमन और विरेचन द्रव्य जो हम लेते हैं ना, अल्टीमेटली वो जो द्रव्य हम लेंगे उनमें उनके प्रॉपर्टीज़ रहने चाहिए. ओके, वो जो अल्टीमेटली सुख उपभोग होने चाहिए, यानी कि ईजिली पैलेटेबल होना चाहिए वो. और अल्टीमेटली जो वो द्रव्य से अपना मतलब अल्टीमेटली अगर हमें वमन कराना है तो कांचनार लेंगे, हम अश्मंतक लेंगे. ओके, हम मदन फल लेंगे, वट एवर वी आर टेकिंग, वट एवर हम डिकॉक्शन लेंगे, जो भी काढ़ा वगैरह ले रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर काढ़ा को प्रिपेयर करने के लिए जिससे हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर द्रव्यों में उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रहने चाहिए. ओके, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट पेजेस में मैं आपको बताऊँगा श्लोक नंबर जब मैं 5 एक्सप्लेन करूँगा तब वहाँ पे मैं बताऊँगा कि अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टीज़ इन द्रव्यों में रहते हैं ना, वही प्रॉपर्टीज़ अल्टीमेटली वमन और विरेचन में मतलब वमन और विरेचन के कर्म में यूज़ होता है. ओके, तो अगर प्रॉपर्टी लेस वाला, यानी कि जो उनके पोटेंसी जो है, ओके, जो उस पर्टिकुलरली द्रव्यों में जो उनकी पोटेंसी अगर वही नहीं रहेगी, अगर वो एक्सपायर हो गए रहेंगे या फिर बहुत ज़्यादा पुराने हैं, या फिर जब उनको कलेक्शन का जो टाइम पीरियड है जो विधि बताया गया अगर उसके अनुसार नहीं कलेक्ट करेंगे तो उनकी पोटेंसी में वेरिएशन देखने को मिलता है. उनकी पोटेंसी बराबर नहीं रहती है, उनके प्रॉपर्टीज़ बराबर नहीं रहते हैं. और अगर उनके प्रॉपर्टीज़ अगर बराबर नहीं होंगे तो जो जिसकी वजह से वो काम करते हैं, ओके, बाय विच दे आर डूइंग देयर वर्क, वो अल्टीमेटली नहीं होगा. ओके, तो वही अल्टीमेटली एम ऑफ कल्पस्थान में बताया गया है कि वमन विरेचन द्रव्यों का सुख उपभोग बनाने वाले जो अलग अलग जो द्रव्य हैं, ओके, अलग अलग द्रव्य की जो कल्पनाएं हैं, ओके, वो प्रॉपर तरीके से होने के लिए उनका प्रॉपर कलेक्शन, उनका प्रॉपर पोटेंसी होना चाहिए. ओके, देन डेफिनेशन ऑफ वमन एंड विरेचना, तो ज़्यादा बड़ा श्लोक नहीं है, तत्र श्लोक नंबर 4. ओके, तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम. ओके, ये वमन को डिफाइन करने का श्लोक है. तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम. ओके, विरेचन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अधोभागम विरेचनम संज्ञकम. ओके, मतलब क्या है, दोष हरणम ऊर्ध्वभागम, यानी कि हमारे बॉडी के जो अपर पार्ट्स हैं, यानी कि अपर पार्ट्स यू कैन से जो हमारे जो अमाशय का रीजन है, अमाशय रीजन नॉट रिलेट विद आवर स्टमक. ओके, अमाशय मतलब जो चेस्ट का रीजन है
जो हमारा कुछ स्टमक का रीजन है, ओके, दैट ऑल इंक्लूडेड इन आवर आमाशय रीजन, ओके। अलॉन्ग विद दैट जो अल्टीमेटली जो ग्रीवा का जो कुछ पार्ट है, ओके, दैट ऑल इंक्लूडेड आवर आमाशय का रीजन, ओके। तो ये जो आमाशय के रीजन में जो दोष है ना, इनको ऊर्ध्वमार्ग से निकालना। ऊर्ध्वमार्ग मतलब बाय नोज, बाय आवर माउथ के थ्रू जो हम दोषों को जो निकालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वमन बोलते हैं। तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम, दोषों को हम बाहर निकालते हैं, ऊपरी मार्ग से निकालते हैं, मुंह के द्वारा निकालते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वमन बोलते हैं, ओके। तो तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, अधोभागम विरेचन संज्ञकम, ओके। यानी कि नीचे के मार्गों से, यानी कि गुद मार्ग से जो हम दोषों को निकालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विरेचन बोलते हैं, ओके। तो आपको पता है कि पंचकर्मा में हम जो वे यूज़ करते हैं, यानी कि दोष जहाँ से बाहर निकलेंगे, अल्टीमेटली हम ऐसा पॉइंट यूज़ करते हैं या फिर हम ऐसा वे यूज़ करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर दोष के वो नज़दीक हो। यानी कि कहने का मतलब वही है कि अगर वाद दोष को अगर हमें निर्हरण करना है, अगर वाद दोष को निकालना है, तो पक्वाशय रीजन में जो अगर पक्वाशय रीजन में अल्टीमेटली वाद दोष रिसाइड होता है, ओके। जितने भी इंटेस्टाइन सेल, लार्ज इंटेस्टाइन के जो रीजन है, ओके, जो बोनी रीजन है, पेल्विक का जो रीजन है, ये अल्टीमेटली इनके नियरेस्ट की जो ओपनिंग कौन सी होगी, गुदा मार्ग होगी। तो वाद दोषों को निकालने के लिए हम गुदा मार्ग विल बी द चॉइस, ओके। आमाशय का रीजन है, उसका नियरेस्ट ओपनिंग जो सेंटर है, उसका नियरेस्ट ओपनिंग जो पॉइंट है वो मुख मार्ग है, ओके। दैट्स वाई उनके नियरेस्ट मार्ग से हम क्या करते हैं, दोषों को बाहर निकालते हैं, ओके। तो तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, अधोभागम विरेचन संज्ञकम, उभयम व शरीरमल विरेचनात् विरेचन संज्ञा लभते, ओके। उभयम व शरीरमल विरेचनात् विरेचन संज्ञा लभते, ओके। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक दे सैड कि जो वमन और विरेचन है, ओके, अल्टीमेटली दोनों को वो विरेचन वर्ड से वो बताते हैं, ओके। नेक्स्ट यू हैव टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ वमन, ओके, एंड विरेचन द्रव्य, और यू कैन से मोड ऑफ एक्शन ऑफ योर वमन एंड विरेचन द्रव्य, ओके। कैसा वो अपना उनके द्रव्य कैसे काम करते हैं, ओके। तो श्लोक नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैंने उसका एक चार्ट इन शॉर्ट यहाँ पे बताया है, ओके। तो वो चार्ट अल्टीमेटली इतना क्लियर ये चार्ट वगैरह नहीं रहेगा, लेकिन जस्ट आपको क्लियर रिजोल्यूशन बढ़ा के आपको क्लियर देखना है, ओके। तो अल्टीमेटली मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि वमन और विरेचन द्रव्यों में अल्टीमेटली जो पोटेंसी जो होती है उनकी वो बराबर होनी चाहिए, उनकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो बराबर होना चाहिए, ओके। उनके गुण जो है वो बराबर होने चाहिए। कौन कौन से गुण होते हैं नॉर्मली हमारे वमन और विरेचन द्रव्यों में, तो नॉर्मली उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, सूक्ष्म गुण, व्यवहारी गुण, विकासी गुण, ओके, तीक्ष्ण गुण, ये सभी गुण अल्टीमेटली हमारे वमन और विरेचन द्रव्य में रहते हैं, ओके। तो अलग अलग जो गुण है ना, वो अलग अलग गुणों के द्वारा अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि यहाँ पे पहला बताया है कि वमन एंड विरेचन द्रव्य हैज़ उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, सूक्ष्म गुण, व्यवहारी गुण और बहुत सारे जो भी गुण हैं उनमें रहता है, ओके। तो अल्टीमेटली ड्यू टू पोटेंसी और एनर्जी व्हाट द्रव्य हैव, हाँ या, तो उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, इन सभी से अल्टीमेटली इनके कारण क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, व्यवहारी गुण, विकासी गुण, इन सभी गुणों के कारण अल्टीमेटली देखिए श्लोक देखिए, तत्र उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवहारी विकासिनी औषधानि स्ववीर्येण हृदय उपेत्य धमनी अनुसृत्य स्थूल अणि स्त्रोतभ्य। कहने का मतलब वही है कि उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, सूक्ष्म व्यवहारी विकासी, इन सभी गुणों के कारण क्या होता है, अल्टीमेटली जो द्रव्य होता है ना वो हार्ट के पास पहुंच जाता है, यानी कि हृदय के पास पहुंचता है, ओके। और हृदय के पास पहुंचने के बाद पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाता है, ओके। रीचेस टू हार्ट ऑफ पर्सन हु हैज़ कंज्यूम वमन एंड विरेचन द्रव्य, ओके। अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ दोषा धमनी, ओके, विद द हेल्प ऑफ दोषा धमनी इट इज स्प्रेड इन ऑल स्त्रोतस, ओके। कैसे स्त्रोतस, स्थूल अणि स्त्रोतभ्य, यानी कि छोटे छोटे स्त्रोतस जो भी हैं, माइनर जो चैनल्स हैं, उन सभी चैनल्स में पहुंच जाता है। किसके द्वारा पहुंच रहा है वो, धमनी अनुसृत्य, यानी कि जो 10 धमनी है उनके द्वारा पहुंच रहा है। तत्र उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवहारी विकासिनी औषधानि स्ववीर्येण हृदय उपेत्य
धमनी, अनुसूत्य, स्थूल आणि स्त्रोतव्य। ओके, तो स्मॉल एंड बिग जो स्त्रोतस है अल्टीमेटली उन स्त्रोतस में वो पहुंच जाता है। ओके, देन आपको नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा आपको केवलम शरीरगतम दोष संघातम आग्नेयत्वात्। जो उष्ण गुण होता है ना, आग्नेय जो गुण है, आग्नेय जो गुण है अल्टीमेटली वो क्या करता है, दोषों का अल्टीमेटली वमन और विरेचन करने से पहले हम क्या करते हैं, ओके आपने ऑलरेडी पढ़ा है, सोचिए आप क्या करते हो, वमन और विरेचन से पहले हम स्नेहन और स्वेदन करते हैं। ओके, स्नेहन अल्टीमेटली, स्नेहन और स्वेदन रोज नहीं करते, हम स्नेहन क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रकृति ऑफ द पर्सन। अगर वो वात प्रकृति का होगा तो 7 दिन नॉर्मली हम स्नेहन करते हैं। अगर वो पित्त प्रकृति का बंदा है या फिर पर्सन है या फिर पेशेंट है, उसकी 5 दिन हम स्नेहन करते हैं। और अगर वो कफ प्रकृति का अगर कोई पर्सन है तो उसको हम 3 दिन यूजुअली हम क्या करते हैं, स्नेहन करते हैं। स्नेहन करने के बाद हम क्या करते हैं पता है आपको, इसकी विधि में अलग से बताऊंगा आपको कि अल्टीमेटली वमन और विरेचन करने से पहले हम क्या क्या करते हैं, वो सिद्धि स्थान में मेजरली हम जब बताएंगे, जब डिस्कस करेंगे ना, वहाँ पे मैं आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन जैसे एक रिव्यू और इन शॉर्ट पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ कि अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको बताया, स्नेहन हम करते हैं 3, 5 या 7 दिन अकॉर्डिंग टू द प्रकृति ऑफ द पर्सन। उसके बाद हमें क्या करना है पता है आपको, 3, 5 और 7 दिन जो मैंने आपको बताया, इनके अनुसार दिया गया जो स्नेहन जब पच जाता है ना, अल्टीमेटली जब लास्ट डे रहता है ना बंदे का, उस दिन हम क्या करते हैं, कफ प्रकृति, कफ बढ़ाने वाले हम आहार विहार बंदे को देते हैं। अगर वमन कराना है तो कफ बढ़ाने वाले आहार विहार देंगे, और अगर विरेचन कराना है तो कफ को कम करने वाले आहार विहार देते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, वमन या विरेचन जो भी कराना है बंदे का, ओके उसको करवाने के लिए अगले दिन हम बुलाते हैं। अगले दिन अल्टीमेटली बुलाते हैं हम उसको, अर्ली मॉर्निंग में बुलाते हैं, 6 बजे 7 बजे उसको अर्ली मॉर्निंग में हम पर्टिकुलरली क्लिनिक में या फिर जो पंचकर्मा का जो थेरेपी सेंटर होगा वहाँ पे उसको बुलाते हैं, 5-6 बजे बुलाते हैं। उसके द्वारा जो कंज्यूम किया हुआ, जो पहले मतलब लास्ट नाइट जो उसने फूड कंज्यूम किया है, कफ को कम करने वाला फिर कफ को बढ़ाने वाला जो भी आहार उसने लिया है, अगर पच जाता है तो हम प्रधान कर्म कंटिन्यू करेंगे, यानी कि वमन और विरेचन कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं पचा है तो अल्टीमेटली हम वेट करेंगे, उसके पचने का हम वेट करेंगे। अगर पच जाता है तो पचने के बाद हम क्या करते हैं पता है आपको, फिर से हम पूरे बॉडी में स्नेहन करेंगे। स्नेहन करने के बाद हम वहाँ पे उसको स्वेदन करेंगे। स्वेदन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको अल्टीमेटली कुछ मतलब इक्षु रस पिलाते हैं, दुग्ध पिलाते हैं, या फिर कुछ हल्के फुल्के मतलब मेडिकेटेड घृत वगैरह पिलाते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, वमन कराना है तो हम क्या करते हैं, उसको वमनीय द्रव्य के काढ़े देते हैं। विरेचन कराना है तो विरेचन द्रव्य के काढ़े देते हैं। ओके, और डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पर्सन उसको अलग अलग क्वांटिटी में मतलब वमन अगर कराया रहेगा उसने तो इन द फॉर्म ऑफ ओमिटिंग। ओके, जो हम इंड्यूस कर रहे हैं, ओमिटिंग अल्टीमेटली 2 टाइप के रहते हैं, एक तो स्पॉन्टेनियस होता है, एक तो इंड्यूस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब एक तो खुद आता है और एक हम इंड्यूस करते हैं। ओके, वमन मतलब इंड्यूस ओमिटिंग होता है, और इंड्यूस जो डायरिया होता है या फिर इंड्यूस जो लूज मोशन है वो हमारा विरेचन होता है। ओके, लूज मोशन या फिर यू कैन से डायरिया या फिर आप बोलो कुछ भी बोलो, वो भी 2 प्रकार का ही हुआ। एक तो हम इंड्यूस कर रहे हैं या तो स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, तो इंड्यूस जो है वही हम पंचकर्मा में नॉर्मली हम देखते हैं। ओके, हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे इंड्यूस करते हैं। ओके, हम छर्दी के वेग को, वोमिटिंग के वेग को हम इंड्यूस करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली जो वोमिटिंग आएगी, कितना वो वोमिटिंग में उसने ओमिट किया है, कितना उसने ओमिट को निकाला है, उस क्वांटिटी के ऊपर उसका नेक्स्ट जो संसर्जन कर्म है ना वो डिपेंडेंट होता है। ओके, 7 दिन का होगा, 5 दिन का होगा या 3 दिन का होगा, वो डिपेंडिंग ऑन द कितना उसने निकाला है। ओके, कितना ओमिटस उसका बाहर आया है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होगा। ओके, इन दैट सेम वे कितना उसने बाहर निकाला गुदा मार्ग से, उस क्वांटिटी के ऊपर भी उस पर्टिकुलर बंदे का विरेचन कर्म के बाद संसर्जन कर्म कितने दिन का होगा उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होगा। ओके, तो अल्टीमेटली मैंने आपको विधि बताई कि कैसे पंचकर्मा हम करते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ वमन एंड विरेचन द्रव्य की। तो मैंने आपको बताया उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, सूक्ष्म, व्यवहारी, विकासी, ये सभी गुणों के द्वारा अल्टीमेटली और खुद की पोटेंसी के द्वारा हमारा जो द्रव्य होता है वमन और विरेचन द्रव्य अल्टीमेटली जो होता है वो पूरे शरीर में, पहले वो तो हृदय के पास जाता है, हृदय के पास पहुंचने के बाद दश धमनी के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाता है। दश धमनी के
द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाने के बाद अल्टीमेटली पूरे शरीर में वो सभी स्रोतस में पहुंच जाता है। ओके, वो कोई छोटा चैनल हो या फिर बड़ा चैनल हो, कोई भी चैनल हो, वो पूरे चैनल में पहुंच जाता है। पूरे चैनल में पहुंच जाने के बाद अल्टीमेटली होता क्या है, पूरा द्रव्य भी क्या हुआ, पूरे चैनल में पहुंच गया। ओके, जो हमने द्रव्य, जो हमने काढ़ा जो भी लिया वमन और विरेचन करने के लिए जो हमने काढ़ा जो हमने लिया है, वो द्रव्य अभी पूरे चैनल में पहुंच गया। अभी क्या करेगा? ओके, अभी क्या करेगा? अभी उसका एक्शन शो होगा। कैसे? मैंने आपको बताया कि स्नेहन और स्नेहन अल्टीमेटली प्रियोर बंदा ले चुका होता है। ओके, यानी कि उसकी बॉडी जो है पहले से वो क्या हो गई है, स्नेह भावित हो गई है। यानी कि पूरी बॉडी उसकी क्या हुई है, उसकी पूरी बॉडी स्नेहित हो गई है। ओके, यानी कि उसका पूरा बॉडी अल्टीमेटली उसके पूरे चैनल्स लूज हो गए हैं। ओके, तो अभी उसका नेक्स्ट जो कार्य होगा, दोष संघातम आग्नेत्वात् विच्छन्दति। ओके, विच्छन्दति, इसका मतलब क्या हुआ कि जो उष्ण गुण है ना, उष्ण गुण के द्वारा जो दोष चिपके हुए होते हैं चैनल्स में, जो स्रोतस में जो दोष जो चिपके हुए रहते हैं, जो स्टिक हुए रहते हैं, वो वहाँ से स्क्रैप आउट होते हैं, वो वहाँ से निकलते हैं विद द हेल्प ऑफ उष्ण गुण, विद द हेल्प ऑफ आग्नेय गुण। ओके, दोष संघातम आग्नेयत्वात् विच्छन्दति। ओके, यानी कि वो उनका लूजपन यानी कि उनका लूजनेस होना। ओके, उनका स्टिक जो वहाँ पे चिपके हुए वो बाहर निकलना। ओके, देन तीक्ष्णत्वात् विच्छन्दति। तीक्ष्ण गुण के कारण क्या होते हैं, जो निकल गए जो दोष स्क्रैप आउट हो गए हैं। ओके, जो चिपके हुए थे अभी उष्ण गुण के कारण जो अभी निकल गए ना, अभी तीक्ष्ण गुण के कारण क्या होता है, वो दोषों का विच्छंदी होता है। विच्छंदी मतलब उनका टूटनापन होता है। ओके, उनका फ्रेजाइल जो फ्रेजाइल बोलते हैं ना, वो अभी स्टार्ट हो जाता है। उनका फ्रेगमेंटेशन हम करते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब उनको हम तोड़ते हैं। ओके, तीक्ष्णत्वात् विच्छन्दति। ओके, ड्यू टू तीक्ष्ण गुण भेदन ऑफ दोषा टेक्स प्लेस, दोषा गेट रिमूव फ्रॉम देयर प्लेस। ओके, अल्टीमेटली ड्यू टू स्नेह भावित ओवर द बॉडी एंड स्वेदन अल्टीमेटली जिस दिन हमें वमन एंड विरेचन कर्म करना है, इसकी वजह से, और स्नेह जो हमने ऑलरेडी 5, 7 या 3 दिन जो हमने लिया है, इसकी वजह से क्या होता है, दोष अभी चैनल्स में चिपकेंगे नहीं। एक बार हमने उसको निकाल लिया ना, वो भी दोबारा चिपकेंगे नहीं। क्यों नहीं चिपकेंगे? क्योंकि जो हमने स्नेहन किया है ना, उसके वजह से पूरे चैनल्स ऑलरेडी लूज हो चुके हैं। ओके, और वो दोष क्या होंगे पता है आपको? दोष परिप्लवनम। ओके, परिप्लवनम या और यू कैन से परिप्लवत। ओके, परिप्लवनम मतलब क्या होता है, वो अभी तैरेंगे। ओके, चैनल्स में क्या होता है, वो अभी तैरते हैं। ओके, क्यों तैरेंगे? क्योंकि हमने स्नेह भावित, ये देखिए श्लोक आप देखिए, परिप्लवनः स्नेह भाविते काये। ओके, स्नेह आभक्त भाजनम स्तेयम इव। ओके, इसका मतलब यही हुआ कि जो हमने स्नेह भावित किया ना पूरे बॉडी को विद द हेल्प ऑफ स्नेहन, अल्टीमेटली इसके वजह से क्या होता है, परिप्लवनम, वो जो दोष होते हैं ना चैनल्स में तैरते हैं। ओके, दोष परिप्लवनम, इनको हम क्या बोलते हैं, दोष परिप्लवनम। पहले क्या हुआ, उष्ण गुण के कारण दोषों का स्क्रैपिंग हुआ। ओके, तीक्ष्ण गुण के कारण दोषों का भेदन होता है। अभी क्या होगा, जो हमने स्नेहन किया था ना, उनका भेदन होने के बाद अल्टीमेटली वो दोष तैरते हैं, स्रोतस में तैरते हैं। दोष तैरने के बाद अल्टीमेटली अभी क्या होगा उनका, ओके, तो दोष बिकम मोबाइल। ओके, दोष तैरने के बाद दोष बिकम मोबाइल, और अल्टीमेटली वो क्या होते हैं, एक या आइदर वो आमाशय में पहुंचते हैं, अगर वो कफ दोषा होगा तो आमाशय में पहुंच जाएगा। ओके, पित्त दोषा होगा तो अल्टीमेटली हमारे पित्ताशय वगैरह में पहुंच जाएगा, और हमारा जो पक्वाशय जो रीजन है, ओके, जो कि वात का रीजन है, ओके, वो अल्टीमेटली हमारे वात अगर दोष होगा तो अल्टीमेटली वो पक्वाशय के रीजन में पहुंच जाएगा। ओके, तो दोष अल्टीमेटली परिप्लवनम होने के बाद, यानी दोषों का लूजनेस होने के बाद, वो अल्टीमेटली अपने नियरेस्ट प्लेस में पहुंच जाते हैं। ओके, तो हियर यू कैन सी द पर्टिकुलर चार्ट व्हाट आई हैव मेड फॉर यू। तो अल्टीमेटली
दोषों का परिप्लवनम होने के बाद, दोषों का तैरना होने के बाद दोष बिकम मोबाइल एंड दे रीचेस टू देयर डिजायर प्लेस, ओके, टू रीचेस देयर ओन प्लेस। अगर कफ दोष होगा तो वो आमाशय रीजन में पहुंच जाएगा, अगर वो वात दोष होगा तो पक्वाशय रीजन में पहुंच जाएगा। और दोषों का उनके साइट में पहुंच जाने के बाद वी कैन ईजिली रिमूव इट, ओके। तो कैसे रिमूव होगा ये देखिए, अगर अगर हमें वमन कराना होगा तो हम ऐसे द्रव्य को चूज़ करते हैं जिनमें अग्नि और वायु प्रदान होगी, ओके। और अग्नि वायु प्रधान महाभूत वमन द्रव्य में क्या इंडिकेट करेगा, ऊर्ध्वभाग प्रभावात औषधाय, ओके। क्या है श्लोक देखिए, ऊर्ध्वभाग प्रभावात औषधस्य ऊर्ध्वम उत्पिच्छ्यते, ओके। ऊर्ध्वभाग प्रभावात औषधस्य ऊर्ध्वम उत्पिच्छ्यते। इसका मतलब यही हुआ कि अल्टीमेटली अग्नि और वायु प्रधान महाभूत जो वमनीय द्रव्य में रहते हैं, ओके, इस अग्नि और वायु महाभूत की वजह से क्या होता है, ऊर्ध्वभाग प्रभावात औषधस्य ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम उत्क्षिप्यते, ओके, यानी कि ऊपर की तरफ इनको ढकेलना। अग्नि और वायु महाभूत, नॉर्मली अब अग्नि देखते होगे जब कहीं फायर वगैरह लगता है, ओके, तो अल्टीमेटली अग्नि का डायरेक्शन क्या होता है, अग्नि का डायरेक्शन आपने देखा होगा, ओके। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अग्नि, वो हमेशा ऊपर की तरफ लावा ऐसे जो बोलते हैं ना, वैसे ऊपर की तरफ वो मतलब निकलते हैं। तो अग्नि की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन होती है, एंड दैट्स वाई अग्नि और वायु महाभूत प्रधान जो हमारे वमनीय द्रव्य होते हैं उनका जो डायरेक्शन होता है वो द्रव्य क्या करते हैं, जो दोष अल्टीमेटली वमनीय द्रव्य अल्टीमेटली पूरे चैनल्स में पहुंच गया था, पूरे चैनल्स में पहुंच जाने के बाद जो दोष वहाँ पे चिपके हुए हैं, ओके, वो दोष अल्टीमेटली जो हमारे वमनीय द्रव्य उष्ण जो पूरे चैनल्स में पहुँचे हुए हैं, ओके, उस पर्टिकुलर चैनल्स में पहुँचने जो वमनीय द्रव्य पूरे चैनल्स में पहुँचे हुए अल्टीमेटली उस चैनल्स में क्या हुए, दोष बढ़े हुए हैं, दोष चिपके हुए हैं। तो जो पूरे चैनल्स में जो हमारे द्रव्य पहुँच चुके हैं, उस पर्टिकुलर द्रव्य पहुँचे हुए तो उनके प्रॉपर्टीज़ पहुँचे हुए, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर दोषों को बाहर निकालते हैं। दोषों को बाहर निकालने के साथ साथ हमारे उनका संघात होता है, ओके। संघात होने के बाद उनका विच्छेदन होता है, बाद में वो पूरे आमाशय के रीजन में पहुँचते हैं अलॉन्ग विद दैट वमनीय द्रव्य, ओके, या फिर विरेचनीय द्रव्य उनके अलग अलग लोकेशन के साइड से पहुँचते हैं। अभी अल्टीमेटली क्या होगा, जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी अग्नि और वायु महाभूत अगर प्रधान अगर वमनीय द्रव्य है हमारे, ओके, नॉर्मली वमनीय द्रव्य अग्नि और वायु महाभूत प्रधान होते हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उनका गमन होता है और वो क्या करते हैं, वमन को इंड्यूस करते हैं। और अगर वो जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत होगा, ओके, जो कि नॉर्मली विरेचनीय द्रव्य में देखने को मिलता है, वो क्या करते हैं, अधोभागम, देखिए श्लोक देखिए, हाँ, अधोभाग प्रभावात औषधस्य अधः प्रवर्तते, ओके, उनका जो प्रवर्तन है, उनका जो डायरेक्शन है वो अधोभाग की तरफ रहता है, ओके, जो कि अल्टीमेटली जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विरेचन बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हमने कोई भी दवा लिया तो विरेचन करेगा, कोई भी दवा लिया तो वमन करेगा, ऐसा नहीं होता। वो प्रॉपर्टीज़ उस पर्टिकुलर द्रव्य पे डिसाइडेड होती है, इसलिए अलग अलग द्रव्य डिसाइडेड होते हैं हमारे वमन और विरेचन के लिए। कोई द्रव्य ऐसे हैं कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ किसी किसी के पास रहती है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, द्रव्य हु हैज़ बोथ प्रॉपर्टीज़ कैन डू बोथ, ओके। फॉर वमन एंड विरेचन देयर पोटेंसी शुड बी द ड्रग, ओके, ड्यू टू ओरिजिन वाइज द्रव्य हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ओके। तो दैट्स वाई अलग अलग जो द्रव्य बताए गए हैं उनके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज दे आर डूइंग देयर वर्क, एंड दैट्स वाई ऑल काइंड ऑफ द्रव्य, ओके, दे डोंट हैव एबिलिटी टू डू वमन एंड विरेचन बोथ, ओके। जस्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे होता है हमारे वमन एंड विरेचन द्रव्य का, ओके। देन टाइप ऑफ देश की बात करते हैं हम। 3 टाइप के देश होते हैं, जांगल देश, आनुप देश और हमारे साधारण देश होते हैं, ओके। आपको बस इतना याद रखना है कि जांगल देश कौन से इंडिया के स्टेट से रिलेटेड होंगे, आनुप देश हमारे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओके, तमिलनाडु, ये सभी रीजन से हमारे आनुप देश होते हैं। जांगल देश हमारा
अल्टीमेटली यूपी, बिहार, ओके, राजस्थान, ये सभी हमारे जो रीजन है आनुप देश से आते हैं। और साधारण देश में अल्टीमेटली हमारे आने वाले जो देश हैं ये हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सभी जो हमारे स्टेट्स हैं ना, ये हमारे साधारण देश में आते हैं। ओके, तो जांगल देश, आनुप देश और साधारण देश हमने डिवाइडेड क्यों किया? क्योंकि ये देश में रहने वाले जो द्रव्य होते हैं ना, ओके, क्योंकि वमन और विरेचन अल्टीमेटली हम किसके द्वारा करेंगे? इन पर्टिकुलर द्रव्यों से करेंगे। ओके, जहाँ से हमने किन्हीं ना किन्हीं द्रव्यों से करेंगे। और वो किन्हीं ना किन्हीं द्रव्यों से कैसे करेंगे? हम कहीं ना कहीं किसी देश से उस पर्टिकुलर द्रव्य को लेके आएंगे। ओके, तो जांगल देश से अगर हम किसी द्रव्य को लाते हैं तो जांगल देश के जो प्रॉपर्टीज़ होगी, ओके, वो प्रॉपर्टीज़ उस पर्टिकुलर द्रव्य में रहते हैं। कहने का मतलब वही है कि जांगल देश में गर्मी ज़्यादा होती है। जांगल देश में जो विंड्स होते हैं वो मतलब उनका जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। ओके, अल्टीमेटली आप जब यहाँ पे इसके पॉइंट्स जब देखोगे ना, वो वात और पित्त दोष की प्रधानता देश में होते हैं, यानी कि वात और पित्त के प्रधान के होते हैं। उनके जो देश में रहने वाले जो कंटेंट होते हैं, जो मटेरियल, जो पदार्थ होते हैं ना, उनमें रुक्षता ज़्यादा होती है और एक से तनुता ज़्यादा होती है। ओके, परुषता ज़्यादा होती है, उष्ण गुण ज़्यादा होता है। ओके, तो अल्टीमेटली जांगल देश में रुक्ष गुण, तीक्ष्ण गुण, उष्ण गुण, ये सभी गुण अल्टीमेटली ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, और दैट्स वाई अगर इन पर्टिकुलर देशों से अगर हम किन्हीं द्रव्य को लाते हैं तो वो सभी गुण अल्टीमेटली उस द्रव्य में, जो बाय नेचुरली उस पर्टिकुलर द्रव्य में तो रहेगा ही। ओके, अगर सपोज मैंने सपोज मैंने मैंगो का एग्जांपल लिया। मैंगो हम जानते हैं, मैंगोज आर स्वीट इन टेस्ट, ये हमें पता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम स्टेट वाइज अगर बात करेंगे ना, कहीं कहीं अगर आप स्टेट में जाओगे तो मैंगोज अल्टीमेटली जो पूरे ईयरली जो भी मैंगोज अगर होते हैं उनका जो टेस्ट होता है ना, स्वीट्स नहीं भी होता है। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द वेदर सिचुएशन, उनके जो टेस्ट होते हैं ना वो उनमें हमें मतलब अलग देखने को मिलता है। दैट्स वाई कहने का मतलब वही है कि अगर वमन और विवेचन करने के लिए जो द्रव्य हम जांगम देश या जांगल देश या फिर आनुप देश या साधारण देश से जो हम लेके आएंगे ना, उनमें वो प्रॉपर्टीज ज़्यादा रहेंगे। हालांकि मैंने आपको जैसे बताया कि अगर मैंगो मीठे रहने वाले हैं तो मैंगो में मीठापन रहेगा, हल्का फुल्का रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि दंती अगर हम लेते हैं तो दंती में उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण रहेगा, वो विरेचन करेगा। लेकिन अगर वो दंती अगर मैंने जांगल देश से लिया तो उसमें रुक्षता गुण ज़्यादा होगा, तीक्ष्ण गुण ज़्यादा होगा। ओके, उसमें तीक्ष्ण गुण, उष्ण गुण ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हमने आनुप देश से लिया तो उसमें स्निग्धता ज़्यादा होती है। ओके, रुक्षता कम होती है, उष्णता कम होती है। ओके, तो अल्टीमेटली थोड़ा सा जो उसका एक्शन जो होता है ना उस पर्टिकुलर द्रव्य का वो कम होगा कंपेरेटिवली विद अवर जांगल देश, क्योंकि जो द्रव्य जिसके जैसे काम करने वाला है वो अल्टीमेटली काम जिस पर्टिकुलर देश से इन्हांस होगा वो पर्टिकुलर देश से हमें उस पर्टिकुलर द्रव्य को कलेक्ट करना है। ओके, दैट्स आई वांट टू क्लियरिफाई टू यू। ओके, तो जांगल देश मैंने आपको बताया उस पर्टिकुलर देशों में कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं। आनुप देश में अल्टीमेटली जो मंद जो हमारे जो विंड्स होते हैं वो फ्लो होते हैं, वहाँ पे इतना गर्मियाँ वगैरह नहीं रहती है, जैसे आप महाराष्ट्र, एमपी से रिलेट कर सकते हो। ओके, स्निग्धता ज़्यादा होती है इस पर्टिकुलर स्टेट्स में। ओके, तो अल्टीमेटली आनुप देश के ये सभी गुण होते हैं। ओके, साधारण देश में कौन कौन से गुण होते हैं? जांगल तथा आनुप देश में रहने वाले जितने भी वनस्पतियाँ हैं, ओके, वृक्ष हैं, अल्टीमेटली वो सभी गुण हमारे साधारण देश में पाए जाते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली वमन और विवेचन के लिए बेस्ट सूटेबल कौन से हमारे देश हुए? हमारे जांगल और साधारण देश होते हैं। ओके, यथा समय शीत, धूप, वायु और जल से युक्त हो, भूमि समतल, पवित्र और दक्षिण भाग में जलाशय। ओके, तो ये सभी जैसे एक हाइपोथेटिकली उन्होंने माना है, आचार्यों ने माना है। ओके, तो जांगल और साधारण देश में पाए जाने वाले वमन और विरेचन यू हैव टू कलेक्ट। ओके, औषधि संग्रह विधि, आपको औषधियों को कलेक्ट कैसे करना है?
तो अल्टीमेटली औषध को कलेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे श्लोक नंबर 10 आप रेफर करिए। यहाँ पे आया है तेषाम शाखा पलाशम अचीर प्रणुणम वर्षा वसंत्यो ग्राह्यम ग्रीष्मे मूलानि शिशिरे व शीर्ण परुण पर्णानां शरदित्वक कंद क्षीराणि हेमंत साराणि यथ ऋतु पुष्पम फलमिति। ओके, मंगलाचार्य कल्याण वृतम शुचि शुक्लवासाः संपूज्य देवता अश्विनो गो ब्राह्मणस्य कृतोपवास प्रामुखम उद्मुखम व गृहातम। तो इतना बड़ा श्लोक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर दंती अगर हम लेते हैं विरेचन के लिए तो दंती के हम मूल यूज़ करते हैं। तो दंती के मूल को या फिर कोई भी प्लांट है उनके मूल को हमें कब कलेक्ट करना है? ग्रीष्मे मूलेनि शिशिरे। ओके, यानी कि मूल को ग्रीष्म या शिशिर ऋतु में जब तक उसके पुराने पत्ते हटकर नए पत्ते न लग रहे हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें मूल को कलेक्ट करना है। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट व्हाट वी आर यूजिंग फॉर वोमन एंड विरेचना, ओके, उस पर्टिकुलर पार्ट्स को कब कब कलेक्ट करना है, किस ऋतु में कलेक्ट करना है, वो हमारे आचार्य ने बताया है। जैसे मैंने आपको बताया, ओके, तो जो उसकी ब्रांचेस अगर होती है, अगर हम शाखा लेते हैं काढ़ा बनाने के लिए किसी भी द्रव्यों की, ओके, तो उत्तम दिशा में होने वाली औषधियों की नूतन शाखा यानी नए शाखा और पत्रों का वसंत ऋतु में, ओके, तो ब्रांचेस और जो लीव्स ये दोनों को हमें कब कलेक्ट करना है? वसंत ऋतु में कलेक्ट करना है। ओके, तो तेषाम शाखां पलाशम अचीरम प्रणोनम वर्षा वसंत्यो ग्राह्यम। मूल को ग्रीष्म या शिशिर ऋतु में जब तक उसके पुराने पत्ते हटकर नए पत्ते ना लग रहे हो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उसके जो त्वक है, छाल है, कंद और क्षीर, यानी कि कहीं कहीं हम क्या करते हैं क्षीर का यूज़ करते हैं, जैसे कि स्नोई क्षीर, अर्क क्षीर। ओके, तो विरेचन कभी कभी करने के लिए हम स्नोई क्षीर, अर्क क्षीर का यूज़ करते हैं। हालांकि बहुत ही तीक्ष्ण गुण है ये, बहुत रेयर है ये, हम नॉर्मली तो यूज़ करते नहीं है, मतलब बहुत ही रेयर, अगेन मैं बोल रहा हूँ, इतना हम यूज़ नहीं करते। लेकिन कभी कभी मैंने आपको बताया ना कि डिपेंडिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफ द वुमन एंड विरेचन द्रव्य उनको कब कलेक्ट करना है, वो जैसे मैं आपको सीजन बता रहा हूँ। तो त्वक, कंद और क्षीर ये आपको शरद ऋतु में कलेक्ट करना है, सार भाग आपको हेमंत ऋतु में कलेक्ट करना है, और पुष्प और फल जब आते हैं, जिस ऋतु में आते हैं उस ऋतु में आपको कलेक्ट करना है। ओके, कैसे कलेक्ट करना है वो भी बताया गया है कि आपको अल्टीमेटली वाइट ड्रेस पहन के करना है। वाइट ड्रेस आपको पहन के काम करना है, मतलब पहन के उस पर्टिकुलर द्रव्य को निकालना है या फिर तोड़ना है। कल्याण की भावना रखते हुए आपको उस पर्टिकुलर द्रव्य को तोड़ना है। पवित्र आपका शरीर होना चाहिए, श्वेत वस्त्र धारण करके आपको तोड़ना है। मंगलाचार यानी कि आपको तो कुछ उसमें मतलब बोलते ना भजन वगैरह आपको गाकर किसी द्रव्य को निकालना है। कब निकालना वो भी बताया गया, अश्विनी कुमार के नक्षत्र में आपको निकालना है। ओके, गौ या फिर ब्राह्मण की पूजा कर उस दिन उपवास करते हुए आपको उस द्रव्य को निकालना है। तो मैंने आपको बताया कब निकालना है, कैसे निकालना है और क्यों निकालना है। ओके, ये तीन मैंने आपको विथ रीज़न आपको बताया। तेषाम शाखा पलाशम अचीर प्रणोनम वर्षा वसंतो ग्राह्यम। ग्रीष्म इसका एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने बताया कि कलेक्शन संग्रह विधि। ओके, तो तेषाम शाखा पलाशम अचीरम प्रणोनम वर्षा वसंत ग्राह्यम ग्रीष्मे मूलानि शिशिरे व शीर्ण परुण पर्णानां शरदत्वकंद क्षीराणि हेमंत साराणि यथ ऋतु पुष्प फलनमिति। मंगलाचार कल्याण व्रतम शुचि शुक्लवासाः। ओके, संपूज्य देवता अश्विनो गो ब्राह्मणस्य कृतोपवास प्रामुखम उद्मुखम व गृह्यातम। ओके, मदन फल संग्रह विधि, हमने औषध को पता कर लिया, लेकिन मदन फल या फिर वमन फल को हमें कैसे संग्रह करना है वो भी पता होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मदन फल वमन द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ द्रव्य माना जाता है, क्योंकि जो वमन द्रव्य अल्टीमेटली जो अदर वमन द्रव्य है ना वो अलग अलग कॉम्प्लिकेशन लाते हैं, लेकिन हमारा वमन फल या फिर मदन फल ये कोई भी कॉम्प्लिकेशन हमारे बॉडी में नहीं लाता है। ओके, मदन फल को वसंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच में पुष्य, अश्विनी अथवा मृगशिरा
ये नक्षत्र में आपको कलेक्ट करना है। कैसे कलेक्ट करना है उसका भी टाइम कुछ बताया गया है कि पका हुआ होना चाहिए, उसमें कुछ मतलब ऊम्स या फिर कुछ कीड़े वगैरह डेवलप नहीं होना चाहिए, पीले रंग का होना चाहिए, ओके। कोई भी फाउली स्मेल नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलरली मदन फल के फल में से, ओके। मदन फल अल्टीमेटली आप जब उसका पेड़ देखोगे ना, उसमें पेड़ में बहुत ही कांटे लगे हुए होते हैं, और अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर कांटे पेड़ में से आपको उस पर्टिकुलर मदन फल के जो फल हैं आपको कलेक्ट करना है वसंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच में, पुष्य, अश्विनी और मृगशिरा के नक्षत्र में, ओके। अगेन मैं रिपीट करूँगा, वमन द्रव्यों में मदन फल श्रेष्ठ द्रव्य है क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन विथ अदर द्रव्य ऑफ वमन, ओके, लेस है, ओके। मदन फल को कब कलेक्ट करना है? वसंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच में, पुष्य, अश्विनी और मृगशिरा के नक्षत्र में हमें क्या करना है? मदन फल को कलेक्ट करना है। मदन फल को कैसे कलेक्ट करना है मैंने आपको बता दिया, सॉरी, मदन फल को कब कलेक्ट करना है मैंने आपको बता दिया। कैसे कलेक्ट करना है? जब वो पक गया हो, जब उसमें कोई ओम्स या फिर कीड़े डेवलप ना हो, पीले कलर का हो, ओके, उसमें कोई कृमियाँ ना हो, दुर्गंध ना आती हो, किसी जंतुओं ने ना खाया हो, जो ज़्यादा छोटा ना हो, ओके, ऐसे मदन फल को हमें कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना रहता है पता है आपको? ये देखिए, आप कलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है उसको देखिए, उसको यहाँ पे बताया गया कि ऐसे मदन फलों को लेकर उन्हें साफ कर एक पोटली में बांध कर, ओके, जो वो बोलते हैं ना काऊ डंग्स केक्स, ओके, तो जो यहाँ पे बताया गया कि जो गाय के जो अल्टीमेटली जो डंग्स होते हैं ना, ओके, उनको हमें क्या करना है? उनका एक लेपन करना है, ओके। तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया मदन फल कैसे कलेक्ट करना है। मदन फल को कलेक्ट किया आपने, मदन फल को कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है? काऊ जो डंग है उसका एक अल्टीमेटली लेपन करना है, ओके। और लेपन करने के बाद आपको धान्य राशि में 8 दिन तक उसको रख देना है। 8 दिन में धान्य राशि में रखने के बाद उसको आपको निकालना है। निकालने के बाद वो जो मदन फल होते हैं ना वो कोमल हो जाते हैं, ओके, उनमें अल्टीमेटली मधु के समान गंध आने लगती है। तो निकालने के बाद उनको छाया में सुखा लेना है, ओके। और जब वो अच्छे तरीके से सूख जाएंगे आपको मदन फल के बीज निकाल लेना है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मदन फल पिपलियाँ बोलते हैं, ओके। ये पूरे प्रोसीजर में अगेन एक बार रिपीट करूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट ये विधि बताई गई है, ओके। तो एक इन शॉर्ट में आपको एक गो थ्रू मारूंगा एक रैपिड मैनर में कि अल्टीमेटली वसंत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु के बीच में पुष्य, अश्विनी और मृगशिरा अल्टीमेटली ये नक्षत्र में आपको मदन फल कलेक्ट करना है। मदन फल अल्टीमेटली जो ज़्यादा पकाना जो मतलब जो अच्छी तरीके से वेल राइप्ड हो, हरे ना हो, पांडु वर्ण के हो, जिनमें ज़्यादा कोई कृमियाँ ना हो, जिनमें फाउल स्मेल ना आता हो, किसी जंतुओं ने ना खाया हो, ऐसे मदन फल को कलेक्ट करना है। मदन फल को कलेक्ट करने के बाद उसको क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपको उसके ऊपर काऊ डंग का एक लेपन करना है। लेपन करने के बाद उसको सुखा लेने के बाद अल्टीमेटली हमें धान्य राशि में 8 दिन तक रख देना है। रखने के बाद अल्टीमेटली आपको उसको निकालना नहीं है। अभी आपको एक मतलब एक आपको बोलते हैं ना कि यू हैव टू एग्जामाइन किया आपने जो मदन फल धान्य राशि में रखा है 8 दिन तक, आपने उस किस एम के लिए उसको रखा है, वो एम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। आपको कैसे उसको पता करना है? आपको क्या करना है? आपको उस धान्य राशि के समीप जाना है, नियरेस्ट जाना है, क्लोजर जाना है। यानी आपको क्या करना है पता है? आपको मदन फल अल्टीमेटली आप उसके पास जाओगे ना, तो उस मदन फल को आप जब टच करोगे ना, तो वो मदन फल जो होता है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा। आप उसके नियर जाओगे तो मधु के समान उस पर्टिकुलर मदन फल से स्मेल आता है। तो आपको ऐसे समझ जाना चाहिए कि मदन फल हमारे अभी अच्छे तरीके से ये मतलब जिस पर्टिकुलर एम से हमने इसको धान्य राशि में 8 दिन तक रखा था वो एम अभी कंप्लीट हो गया, ओके। उसके बाद हमें निकाल देना है उसको और उसको सुखा लेना है। सुखा लेने के बाद हमें क्या करना है? मदन फल के बीज को निकाल लेना है। उस बीज को अल्टीमेटली घृत, दही, इनसे हमें मर्दन करने के बाद फिर से सुखा लेना है। सूख जाने के बाद अल्टीमेटली हमें क्या करना है? एक मिट्टी के घड़े में जो अंदर से साफ़ किया होगा, अल्टीमेटली उसके भीतरी भाग में हमें क्या करना है?
एक गले तक भरकर अच्छी प्रकार के मुख को बंद कर कर हमें क्या करना है, मदन फल रख देना है, मदन फल के बीजों को रख देना है। ओके, तो यही अल्टीमेटली क्या है हमारा मदन फल संग्रह विधि। ओके, वमन विधि कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया है। तो जिस व्यक्ति को वमन कराना है अल्टीमेटली हम वमन और स्नेहन स्वेदन जिस व्यक्ति को वमन कराना रहता है उसको हम स्नेहन देते हैं। स्नेहन स्वेदन अल्टीमेटली स्नेहन देने के बाद हम क्या करते हैं, अगर हमें कल वमन कराना है तो आज हम क्या करते हैं, हम उसको जो वमन कफ प्रकोपक आहार विहार देते हैं उसको। ओके, उसको दूध, दही, उड़द, तिल, शाक ये सभी देते हैं हम, जिसकी वजह से उसका कफ बहुत बढ़ जाएगा। ओके, कफ क्यों बढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि उसको नेक्स्ट डे हम वमन अल्टीमेटली करवाने वाले हैं। ओके, तो अल्टीमेटली जब अंदर जब कफ बढ़ जाएगा ना, पूरे बॉडी में क्या होता है, पहली बात तो ऑलरेडी वमन जो हम करने वाले किसी भी बंदे में उसमें ऑलरेडी दोष बढ़े हुए रहते हैं। एक दिन पहले हम दोषों को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो हम नेक्स्ट दिन वमन द्रव्य लेंगे उसकी वजह से वमनीय द्रव्य को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। ओके, क्योंकि जब दोष बढ़े हुए होते हैं तो दोषों का संघात ईजिली होता है, दोष ईजिली मोबाइल हो जाते हैं और दोष जो होते हैं ना ईजिली अपने लोकल साइट में पहुंच जाते हैं। ओके, तो कफ उत्क्लेशित आहार विहार हमें देना है एक दिन पहले वमन के, और दूसरे दिन प्रातःकाल रोगी का रात में खाया हुआ भोजन अगर पूर्ण तरीके से पच गया हो तो प्रातःकाल हवन वगैरह करने के बाद ओके यवागु अल्टीमेटली कुछ वगैरह देने के बाद हमें क्या करना है, वमन डायरेक्टली करवाना है। ओके, तो वमन करवाने के लिए अल्टीमेटली ये देखिए यहाँ पे बताया गया है हाँ ये देखिए अल्टीमेटली पीने के बाद जो हमने हवन वगैरह कराया, हवन वगैरह कराने के बाद हम क्या करते हैं, काढ़ा वगैरह उसको देंगे पीने के लिए, और ताकि उसका वमन बराबर हो जाए। ओके, तो पीने के बाद उन यथाविधि तैयार कर रखे हुए मदन फल पिपली को हमें क्या करना है, भीतर की ओर बदी हुई मिट्टी में जितना यहाँ देना आवश्यक हो। मतलब अल्टीमेटली क्या करना है आपको पता है क्या, जैसे इन शॉर्ट बताऊँ आपको, ज़्यादा आपको मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं होगा रीड करने के लिए और इजीली भी रहेगा। एक इन शॉर्ट बताता हूँ आपको, विधि मैंने बता दी। विधि बता देने के बाद यहाँ पे ऐसा फर्दर बताया गया है कि जो मदन फल हम बनाने वाले हैं ना, मदन फल का जो काढ़ा बनाने वाले हैं ना, इसमें क्या बताया गया पता है आपको, मदन फल का जो बीज है ना, मदन फल के जो बीज का जो चूर्ण है ना, आपको क्या करना पता है आपको, ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया गया है, करबूदार, कोवीदार, कदम्ब, कुंदरू या फिर जो मदार के जो अल्टीमेटली अपमार्ग इनके जो है ना काढ़े आपको प्रिपेयर करना है। और इस काढ़े में आपको क्या करना पता है आपको, मदन फल के जो बीज है ना, जिन्हें मदन फल पिपलिया बोलते हैं, वो मदन फल के बीज अल्टीमेटली उनके जो चूर्ण है ना इस पर्टिकुलर काढ़े में मिलाकर आपको क्या करना है, देना है। ओके, फॉर पीने के लिए जिसको वमन करवाना है। ओके, जस्ट इन शॉर्ट आपको इतना पता होना चाहिए। यूज ऑफ सैंडल लवण एंड हनी इन द वमन द्रव्य। तो अल्टीमेटली सभी प्रकार के वमन योगों में हम क्या करते हैं, कफ को पिघलाने के लिए और काट कर बाहर निकालने के लिए मधु और सेंधा नमक मिलाना चाहिए। ओके, वमन द्रव्य का स्वाद सर्वदा गर्म ही लिया जाता है या फिर गर्म ही हम पेशेंट को देते हैं। उसमें मधु मिलाना विरोधी नहीं होता, क्योंकि जो हम इसमें मधु यूज़ करेंगे वो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता है, दैट्स वाई ये विरुद्ध आहार की कैटेगरी में नहीं आता है। वमन औषधियों के साथ पिलाया गया मधु शरीर में बिना पचे ही निकल जाता है। हम हनी को कभी गर्म नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे वमन द्रव्यों को बनाने के लिए ओके यहाँ पे हम हनी को गर्म करते हैं, और ये जो हनी गर्म होती है ये हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होती है। ओके, वो अल्टीमेटली दोषों पे उसका इम्पेक्ट होने के बाद वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके, उसमें मधु मिलाना विरोधी नहीं होता है, क्योंकि वमन औषधि के साथ पिलाया गया मधु शरीर में बिना पचे ही निकल जाता है और दोषों को भी निकाल देता है। ओके, मदन फल पर्यायी नाम मैंने आपको बताया गया है कि मदन फल, मदन करहाट, पिंडितक फल, श्वसन, ये सभी इनके पर्यायी नाम हैं। ओके, मदन फल के यूजेस अगर मैं बताऊं आपको तो दो वे में इनका यूज़ किया जाता है, मदन फल के स्वरस और मदन फल का चूर्ण। ओके, तो अल्टीमेटली
मदन फल का स्वरस मतलब कैसा है यहाँ पे बताया गया बंदा आपको। मदन फल का स्वरस तो यूज़ नहीं करते, लेकिन मदन फल के स्वरस से हम क्या करते हैं पता है आपको, एक लीकेबल सब्सटेंस प्रिपेयर करते हैं। ओके, मदन फल की पिपलियों को हमें क्या करना पड़ता है, यानी पता है आपको, उसके बीजों को हम क्या करते हैं, पाताल यंत्र के थ्रू तेल निकालते हैं। ओके, और वो तेल को क्या करते हैं, रात के समान हम क्या करते हैं, उसको पकाते हैं, और पकाने के बाद रोगी को क्या करते हैं, हम उसको लीक करने के लिए बोलते हैं, चाटने के लिए बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वे है मदन फल के यूज़ का। सेकेंड वे हमारा रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वाथ में या फिर डिकॉक्शन में चूर्ण को मिला देने के बाद डायरेक्टली हम पेशेंट को दे देते हैं फॉर अ ड्रिंकिंग पर्पस। ओके, तो इसके पीने से कफ स्थान में कफ हुआ पित्त वमन द्वारा बाहर निकल जाता है। ओके, इस योग में भी मधु और सेंधा नमक मिलाकर पीना चाहिए। ओके, मदन फल पिपलियों को धूप में सुखाकर चूर्ण बना ले, और चूर्ण बनाने के बाद पाथों में मिलाने के बाद हम देते हैं। ओके, मदन फल के टोटल 133 या फिर 133 योग्स बताए गए हैं। ये देखिए, नवयोगा कषायेषु मात्रासु अष्टोः पयोघृते पंच फाड़ित चूर्णे द्वघ्रे वर्तिक्रियासु षटः विशन्ति विशन्ति लेह मोदक उत्कारिकासु च शशकूली पूपयोश्च उक्ताः योगाः षोडशः दशान्य षाडव आदेषु त्रयशंत्र आदिदम शतम। ओके, त्रयशित्रम त्रिशत इदम। ओके, कैसा लिखा गया है, त्रिशतम इदम शतम। ओके, यानी कि 133 योगा नाम विधिवत दिष्टम फलकल्पे महर्षिणाम। ओके, तो नवयोगा कषायेषु मात्रासु अष्टो पयोघृते। ओके, पंच फाड़ित चूर्णे द्वघ्रे। तो 9 काढ़ा आपको प्रिपेयर करना है, मात्रा 8 प्रकार की आपको रेडी करना है, 5 प्रकार आपको मेडिकेटेड घृत और 5 प्रकार मेडिकेटेड आपको मिल्क प्रिपेयर करना है। फाड़ित चूर्ण, फाड़ित आपको क्या करना है, एक योग बनाना है, चूर्ण का एक योग बनाना है जिससे मदन फल रहेगा। ओके, मदन फल का कृति जो वर्ती होता है वो आपको 6 बनाना है। ओके, आपको 20 लेह, 20 मोदक और 20 उत्कारिका। ओके, 20 लेह, 20 मोदक, 20 उत्कारिका, ये योग बनाना है विद द हेल्प ऑफ मदन फल। ओके, शशकुली आपको ये टोटल 16 नंबर जो रहेंगे, 16 जो फॉर्मुलेशन जो नंबर है ना, वो हमें क्या करना है, बनाना है। ओके, जो षाडव है वो कितना नंबर बन जाएगा, 10 नंबर ऑफ फॉर्मुलेशन षाडव से बन जाता है। ओके, तो ये देखिए, जैसे इन शॉर्ट यहाँ में बताया मैंने कि कषाय के द्वारा 9 योग, में 5 योग, फाड़ित में ये 1 योग, चूर्ण में 1 योग, नस्य के लिए 1 योग, वर्ती क्रिया के लिए 6 योग, लेह में 20 योग, मोदक में 20 योग, उत्कारिका में 20 योग, शशकुली में 16 योग, पूप के 16 योग और षाडव के 10 योग। अल्टीमेटली इस प्रकार इस मदन फल कल्प में महर्षि आत्रेय ने विधि पूर्वक 133 श्लोक को या फिर 133 जो बताया गया है फॉर्मुलेशन वो आपने समझ लिया होगा। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास। हियर आई हैव डिस्कस्ड द मदन कल्प अध्याय। ओके, थैंक यू।